कल हमने रदरफोर्ड मॉडल स्टार्ट किया। उसमें हमने ये देखा कि जो थॉमसन का मॉडल था वो अल्फा स्कैटरिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि अल्फा पार्टिकल्स डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर क्यों होते हैं। एंड जो मेन कंक्लूजन निकला ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वो ये था कि किसी भी एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बट इट इज कॉन्सेंट्रेटेड ओवर ए वेरी स्मॉल रीजन। दैट स्मॉल रीजन वाज नेम्ड एज न्यूक्लियस। सो इसीलिए रदरफोर्ड का ये जो एक्सपेरिमेंट था, दिस एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। रदरफोर्ड मॉडल लेड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। अब बेटा आगे हम इसी रदरफोर्ड मॉडल के बेसिस पे और क्या क्या पढ़ सकते हैं और क्या क्या कैलकुलेशंस कर सकते हैं वो देखते हैं। ये भी आपको आइडिया दिया था मैंने, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है? देखो, सपोज करो ये कोई न्यूक्लियस है, कोई भी न्यूक्लियस। अब हम जनरल बात करते हैं। गोल्ड होगा तो हम गोल्ड का एटॉमिक रखेंगे, एटॉमिक नंबर लिख लेंगे। कोई और एलिमेंट होगा तो उसका एटॉमिक नंबर यहाँ लिख लेंगे। गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 है आई सपोज। तो यहां से एक अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ये एक अल्फा पार्टिकल है। आपको पता है बेटा एक अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है वो प्रोटॉन के चार्ज से डबल होता है। सो अल्फा पार्टिकल का चार्ज हम लिखते हैं ट्वाइस ऑफ ई। तो ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है न्यूक्लियस की तरफ। ये बेटा वो अल्फा पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के साथ हेड ऑन कोलाइड करने वाला है। इंपैक्ट ऐसे डायरेक्ट हो जाता, बट अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो जैसे जैसे ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहा है, वैसे वैसे इस अल्फा पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कम होती जा रही है। सो देयर विल बी ए स्टेज जहां से देयर विल बी लाइक ये एक पॉइंट है, यहां से अल्फा पार्टिकल जो है इट विल रीट्रेस इट्स पाथ। तो ये जो डिस्टेंस है बेटा r0 से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। इस डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। हाउ वी डिफाइन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? इट इज द मिनिमम डिस्टेंस between the nucleus and the alpha particle, which is about to collide the nucleus head on। हेड ऑन मतलब डायरेक्ट। जो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन करने वाला है न्यूक्लियस के साथ, उस अल्फा पार्टिकल के बीच और न्यूक्लियस के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस है, उस मिनिमम डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट। मिनिमम है इसलिए क्लोजेस्ट। सो ये न्यूक्लियस यहां से अल्फा पार्टिकल आ रहा है, जैसे जैसे न्यूक्लियस की तरफ आएगा इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, ठीक है। और जिससे क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी। सो एट ए पर्टिकुलर स्टेज व्हेन इट स्टॉप्स, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो हो जाएगी। इट इज द सेम थिंग जैसे कल भी देख रहे थे हम, एक ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकते हैं बेटा। अगर यहां से ये चला था विद ए काइनेटिक एनर्जी हाफ mu², जैसे ही ये यहां पहुंचेगा काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के कारण इट विल कम बैक। जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो बोलते हैं हमने वेलोसिटी दी v, जिसके कारण इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई 1/2 mv² या mu²। दिस बिकम्स इक्वल टू mgh। बेटा यहाँ पर ये जो काइनेटिक एनर्जी है दिस बिकम्स इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी at the distance of closest approach, at the distance of
closest approach, the kinetic energy becomes equal to the electrostatic potential energy. बस यही इक्वेशन है बेटा मेन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसके बीच में, बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस। ये अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी यहां पर 1/2 mu² थी, धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होती जा रही है, इट स्टॉप्स हियर, काइनेटिक एनर्जी 0 बन गई, एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा, आपको याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 by R, है ना। पोटेंशियल एनर्जी के पेयरिंग की थी हमने, 2 चार्जेस, 3 चार्जेस, 4 चार्जेस, जब हमने स्क्वायर पे लिखा था तो हम पेयरिंग करते हैं। यहाँ तो 2 ही चार्ज पार्टिकल है, एक अल्फा पार्टिकल है, एक न्यूक्लियस है। सो 1/2 mu² विल बी इक्वल टू, इसको मैं लिख लेता हूँ K ZE, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। Z क्या यहाँ, Z इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। KZE into twice of E divided by R0, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस कितना है, R0। So kinetic energy becomes equal to the electrostatic potential energy, which can be written as 1/2, this equation is like 1/2 mu² is equal to twice of KZE², twice of KZE² divided by R0। ठीक है, सिंपली ऐसे लिख सकते हो आप कि R0 जो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का एक्सप्रेशन 2KZE² डिवाइडेड बाय 1/2 mu²। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई मत करो इसके साथ, क्योंकि क्वेश्चंस में ना आपको डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी गिवन होगी और बोला डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बताओ कितना होगा, ऐसे लिख सकते हो 2KZE² डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है फॉर द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सिंपली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को इक्वेट करो, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा 2KZE² बाय काइनेटिक एनर्जी। Z तो एटॉमिक नंबर है, Z इज एटॉमिक नंबर, K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ये वही इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है जिसे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिख के बोलते हैं 9 × 10⁻⁹। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स में K को क्या लिखेंगे, 9 × 10⁻⁹। E तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, सो दैट्स 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। Distance of closest approach, it is the minimum distance between alpha particle and the nucleus. What is the importance? इस डिस्टेंस को इसके इस एक्सप्रेशन से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? एनी आइडिया? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से क्या आइडिया लगा सकते हैं? See it like this, ये आपके पास एक न्यूक्लियस है, स्फेरिकल एंटिटी है बेटा न्यूक्लियस भी, यहां से अल्फा पार्टिकल आया, यहां से रिवर्स हो गया, तो ये जो डिस्टेंस है ये है R0। ठीक है बेटा, अगर ये R0 है, ये न्यूक्लियस का रेडियस है, न्यूक्लियस का रेडियस अगर हम R से रिप्रेजेंट करें, दिस इज रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियर रेडियस है वो हमेशा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से कम होगा। न्यूक्लियर रेडियस इज ऑलवेज, ये लॉजिक समझ में आ रहा है? न्यूक्लियर रेडियस इज ऑलवेज
less than R0 means it is always less than the distance of closest approach. Nuclear radius is always less than the distance of closest approach. इसका मतलब ये है कि जो distance of closest approach है, it gives an idea about the upper limit of nuclear radius. अपर लिमिट का क्या मतलब है कि जो न्यूक्लियर रेडियस है R, that is always less than R0. जो फॉर्मूला है हमारे पास, इससे हम क्या फाइंड करते हैं? मान लो हमने R0 फाइंड किया, 5 किलोमीटर आंसर आया। किलोमीटर में नहीं होता, इट इज वेरी स्मॉल। मैं अभी क्वेश्चन बताऊंगा आपको। अगर हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच 5 मिलीमीटर आया, आल्दो उससे भी कम होगा, तो इसका मतलब जो न्यूक्लियस का रेडियस है वो 5 मिलीमीटर से कम है। जो भी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट, क्योंकि न्यूक्लियस को हिट कभी भी नहीं करेगा अल्फा पार्टिकल, बिकॉज दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस कि गोल्ड क्यों चूज किया गया, क्योंकि गोल्ड एक हैवियर एलिमेंट है ना। गोल्ड का एटॉमिक नंबर है 79, तो इसका चार्ज है 79e और इसका चार्ज है ट्वाइस ई। तो इसके ऊपर इसकी जो फोर्स लगेगी उसके कारण ये कभी भी उसको हिट नहीं करेगा। रिपल्सिव फोर्स जो उसके ऊपर लगेगी दैट विल बी वेरी लार्ज, इसलिए लाइटर पार्टिकल जो है इट विल रिट्रेस बैक। ये वो पार्टिकल है जो न्यूक्लियस को हेड ऑन डायरेक्टली हिट करने वाला था, बट कोलिजन की वजह से नहीं कर पाया, बट रिपल्शन की वजह से नहीं कर पाया। ठीक है, न्यूक्लियर रिपल्शन के कारण इट कम्स बैक, इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। ठीक है, तो हमें ये आइडिया मिलता है कि न्यूक्लियस का जो रेडियस है उसकी अपर लिमिट क्या है, व्हाट इज द अपर लिमिट। जैसे क्वेश्चन देखो बेटा, एक अल्फा पार्टिकल है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसा हो सकता है। एक अल्फा पार्टिकल है, उस अल्फा पार्टिकल, ये वो अल्फा पार्टिकल है जो न्यूक्लियस को डायरेक्टली हिट करने वाला है। उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज 5.5 MeV। एक अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है 5.5 MeV। तो बताओ, अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी 5.5 MeV है और वो गोल्ड न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है, गोल्ड है तो Z विल बी 79, तो R0 जो है वो कितना होगा। और तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना बेटा, आपको मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये चीज बताई थी। वी हैव ए यूनिट ऑफ एनर्जी जिसे हम बोलते हैं एटॉमिक, या न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज होता है ये। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी देखा हुआ है इसको। यूनिट ऑफ एनर्जी यूज इन एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी का यूनिट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको मैंने बताया था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सेलरेटेड थ्रू 1 वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो यहां तो MeV दिया है, अगर कभी KeV दिया होगा, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा जो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻16 जूल। और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1 MeV 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी एंड मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, क्योंकि हम देखो हम ये सारी वैल्यूज SI यूनिट में ही कन्वीनियंटली पुट करते हैं, इसलिए काइनेटिक एनर्जी जो आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा मींस मिलियन, मिलियन मीन 10⁻6,
जो आपको 10⁻⁶ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसे जूल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, दैट इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको स्किप नहीं करनी है। बाकी ये वाली वैल्यूज देखो, एवरीबॉडी नोज द वैल्यूज, इसलिए मैंने आपको ये वाला एक्सप्रेशन पे यहाँ बोला था कि इस 2 को ऊपर नहीं ले जाना। अगर तो दिया होता इलेक्ट्रॉन ये इसका अल्फा पार्टिकल का मास और उसकी स्पीड, तो फिर हम इसको लिखते 4kZe², राइट, बट इट इज नॉट गिवन। काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, तो कीप दिस एज दिस। सो 2 into 9 into 10⁻⁹ into 79 into इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसका स्क्वायर divided by kinetic energy of the electrons will be 5.5 into 1.6 into 10⁻⁻13। ये सारी सब्स्टिट्यूशंस कर सकते हैं बेटा। So on the basis of that substitutions, this result comes closer to 10⁻⁻14 मीटर। अगर हम सिर्फ 10 की पावर के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करें तो इट विल बी 10⁻⁻14 या 10⁻, ऐसे आता है। चलो मैं पहले ये वाली कैलकुलेशन का रिजल्ट लिख लेता हूँ। दिस रिजल्ट विल बी 4.14 into 10⁻⁻14 मीटर। ये बेटा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का वैल्यू आया एज पर गिवन डेटा। ठीक है, लेकिन अगर हम बोले न्यूक्लियस का रेडियस, तो न्यूक्लियर का रेडियस इससे कम ही होगा। कितना होगा एग्जैक्टली कितना रेडियस है वो तो हम रदरफोर्ड्स मॉडल के बेसिस पे नहीं कैलकुलेट कर सकते, बट वी कैन गेट एन आइडिया कि इससे ज्यादा तो नहीं है। तो न्यूक्लियर रेडियस जो होता है, गोल्ड का जो न्यूक्लियस है, ये गोल्ड की बात करें, न्यूक्लियर रेडियस जो होगा, अगर वो r है, इट इज लेस देन 4.14 into 10⁻⁻14 मीटर। और आपको बेटा ये पता ही है कि इन जनरल जो न्यूक्लियर रेडियस है उसका रेंज क्या है। न्यूक्लियर रेडियस का रेंज होता है 10⁻⁻15 मीटर से लेके 10⁻⁻14 मीटर के आसपास। छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू, न्यूक्लियस का जो रेडियस है that lies between 10⁻⁻15 to 10⁻⁻14 meters. Impact parameter. But impact parameter is the perpendicular distance between the alpha part, velocity vector लिख देता हूँ, between the velocity vector, velocity of alpha particle, perpendicular पूरा लिख दूं, perpendicular distance between the velocity of alpha particle and the nucleus and the center of the nucleus. देखो ये अगर अल्फा पार्टिकल कोई यहां से जा रहा है, दिस द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये ऐसे गया, ये वो अल्फा पार्टिकल नहीं जो इसको डायरेक्टली हिट करने लगा था। बेटा जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस को डायरेक्टली हिट करने वाला, उसके लिए तो इम्पैक्ट पैरामीटर 0 होता है। तो ये जो स्कैटरिंग हो रही है अल्फा पार्टिकल की, कल हम डिस्कस कर चुके हैं, दिस स्कैटरिंग इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन between this positively charged alpha particle and this positively charged nucleus. कोई अल्फा पार्टिकल यहाँ है, कोई अल्फा पार्टिकल यहाँ अगर होगा तो उसके लिए देखो स्कैटरिंग ज्यादा है। तो किसी पर्टिकुलर अल्फा पार्टिकल का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूक्लियस, अब बोले न्यूक्लियस तो ये है, बट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। सो दिस इज इम्पैक्ट पैरामीटर। वेलोसिटी और न्यूक्लियस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है,
उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। और बेटा ये जो इम्पैक्ट पैरामीटर है इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला एक है जो रदरफोर्ड ने एनालिटिकली डिराइव किया था, B इज इक्वल टू KZE²। देखो K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, Z एटॉमिक नंबर, E² कैसे आ गया, अभी पिछले वाले टॉपिक में भी बताया था, डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इनटू cot θ/2, क्योंकि इम्पैक्ट पैरामीटर फॉर डिफरेंट एंगल्स इज डिफरेंट। cot थीटा क्या है यहाँ, ये फॉर्मूला डायरेक्टली लिख लो आप, ठीक है। दिस इज फॉर्मूला फॉर इम्पैक्ट पैरामीटर विच कैन आल्सो बी रिटन इन अदर फॉर्म एज B इक्वल्स टू KZE² डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी, ये K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, स्मॉल k, काइनेटिक एनर्जी के लिए पूरा लिख दिया, डिवाइडेड बाय tan ऑफ θ/2। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर इम्पैक्ट पैरामीटर। देखो अगर थीटा जो है 180 हो, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगर कोई अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री से स्कैटर हुआ, कौन सा अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री से स्कैटर होता है, जो डायरेक्टली हेड ऑन कोलाइड करने वाला है, ये देखो स्कैटरिंग एंगल ये थीटा है। ऐसे ही अगर कोई अल्फा पार्टिकल थोड़ा पास से जाता तो उसके लिए स्कैटरिंग एंगल थोड़ा बड़ा होता, बट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्कैटरिंग एंगल कैन बी ओनली 180 डिग्री। तो कौन सा अल्फा पार्टिकल जो डायरेक्टली हिट करने वाला है उसके लिए ये एंगल अगर 180 के हिसाब से ले तो ये बनेगा B इक्वल टू KZE², बोलो, डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इनटू cot 90, cot 180/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot 90? एनीबॉडी नोज cot 90 कितना होता है? tan 90 इंफिनिटी होता है, cot 90 0, 1/∞ 0, so B will be equal to 0। ठीक है, द इम्पैक्ट पैरामीटर फॉर दिस पर्टिकुलर अल्फा पार्टिकल which is about to collide the nucleus head on is 0। इसलिए इम्पैक्ट पैरामीटर क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है between the velocity vector and the nucleus। तो ये अगर ऐसे जा रहा है इस लाइन के बीच में और इसी लाइन के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? 0 ही होगा। द ग्राफ बिटवीन impact parameter and cot θ/2 is a straight line, is parabola, hyperbola, और सर्कुलर फॉर्म में होगा, या नन ऑफ दीज लिख देता हूं, none of the above। what is the shape of graph between between impact parameter B and cot θ/2? ये शेप्स में बता दूं आपको ये होती क्या है। अगर मैं ग्राफ भी बना दूं, इधर B और इधर cot θ/2, ठीक है, नॉट बिटवीन B एंड थीटा, ये स्ट्रेट लाइन होती है, ये B और ये cot θ/2 ये पैराबोला होता है। B ऑप्शन आ गया, चाहे आप ग्राफ आइडेंटिफाई करो चाहे ये हाइपरबोला होता है, बिटवीन cot θ/2 एंड B, या फोर्थ ऑप्शन तो है ही नहीं कोई, ठीक है, ऐसे कुछ भी बना लो। इन तीनों में से कौन सा है? इन्हीं तीनों में से बताओ कौन सा होगा। बेटा जो इम्पैक्ट पैरामीटर है, एक्सप्रेशन देख लीजिए, इम्पैक्ट पैरामीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cot θ/2, सॉरी, अभी तो किया, एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा हुआ है। तो जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल cot θ/2 के है तो ऑब्वियसली द ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन। अगर tan θ/2 होता
अगर ऐसा होता है द ग्राफ बिटवीन इम्पैक्ट पैरामीटर एंड tan θ/2, तो कैसा होना था शेप उसका? तो हाइपरबोला हो जाता, क्योंकि जो b है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है tan θ/2 के। ठीक है, तो y इक्वल टू 2/x का जो ग्राफ है वो हाइपरबोला होता है, लेकिन y इक्वल्स टू 2x का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट रदरफोर्ड्स मॉडल। तो बेटा जो रदरफोर्ड मॉडल है उसके बेसिस पे ये पता चल गया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी and all the positive charge is concentrated over a very small region. Electrons are discretely present, but these electrons are very lighter particles. इसलिए अगर हम मास की बात करें, लेटर ऑन जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का भी डिस्कवरी हुआ तो ये पता चला कि 99.9% एटम का जो मास है वो न्यूक्लियस में ही है। इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत कम होता है, दैट इज आउटसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल के बेसिस पे एक तो न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुआ और दूसरा कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के बेसिस पे हम न्यूक्लियस के साइज की भी बात करते हैं, विच कम्स क्लोजर टू दिस वैल्यू, राइट? इसे फर्मी भी बोलते हैं, आपको पता होगा। 1 फर्मी या फेम्टो बोलते हैं इसको, 10⁻⁻15 मीटर। एंड रिमेंबर जो न्यूक्लियर रेडियस है या न्यूक्लियर साइज बोलते हैं, बेसिकली साइज मींस रेडियस, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 फर्मी। ठीक है, तो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये चीज कंफर्म हो गई कि थॉमसन का जो मॉडल था वो इस चीज में करेक्ट नहीं था कि पूरे का पूरा पॉजिटिव चार्ज पूरे वॉल्यूम में प्रेजेंट है। थॉमसन मॉडल के बेसिस पे ये चीज कंफर्म हो गई। एक चीज तो वहां भी फैक्ट थी कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो बड़े थोड़े से रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड है, उस रीजन को न्यूक्लियस बोला गया। रदरफोर्ड मॉडल की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। वन वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन जिसके कारण रदरफोर्ड के ही फर्दर आगे एक और स्टूडेंट थे जिन्होंने, नील बोर, आपने सुना होगा नाम, उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को कैरी फॉरवर्ड किया एंड फाइनली उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के जो ऑर्बिट है उनकी स्टेबिलिटी की बात भी की। बिकॉज रदरफोर्ड मॉडल में ये नहीं बोला गया कि ये इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स ऑर्बिट में कैसे घूम रहा है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जब भी कोई पार्टिकल एक्सेलरेटिंग होता है तो उसकी एनर्जी कम होती जाती है। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जा रही है और उसका ऑर्बिट का रेडियस कम होता जा रहा है और फाइनली it should fall into the nucleus. Rutherford's model could not explain why this is not happening and this is happening. That was explained by Niels Bohr in 1913. नील बोर ने उस चीज को एक्सप्लेन किया और नील बोर का जो मॉडल है जिसे हम बोर्स मॉडल बोलते हैं, बोर्स मॉडल का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यही है, इट टॉक्स अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिट्स। जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस उनके ऑर्बिट की स्टेबिलिटी की बात करते हैं इसमें, बोर्स मॉडल में, स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्बिट्स। ये जो बोर्स मॉडल है बेटा, दिस इज बेस्ड ऑन 3 पोस्टुलेट्स। एंड दीज आर, नंबर 1 इज, देखो हमने मैकेनिक्स में ये चीज पढ़ी है कि कोई भी पार्टिकल अगर घूम रहा है, स्टेबिलिटी की बात की तो मतलब बोर ने ये बोला कि सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं, बाद में पता चला सर्कुलर नहीं होते, बट फिर भी हम सर्कुलर लेके चलेंगे। इलेक्ट्रॉन को जो घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, द सेंट्रीपिटल फोर्स required by the electron to remain
in its circular path. Centripetal force जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए to remain in its circular path is provided by the electrostatic force of the nucleus. न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड एंटिटी है, ये तो पता चल गया। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है। अगर तो न्यूक्लियस स्टेशनरी होता, रेस्ट पे होता तो गिर भी जाता, लेकिन न्यूक्लियस तो, ये इलेक्ट्रॉन तो मोशन में है, तो मोशन में है। और सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता है बेटा, जब भी वेलोसिटी और फोर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो सर्कुलर पाथ बनता है। जैसे मून का मोशन होता है, मून को सेंट्रीपिटल फोर्स अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से मिलती है। मून को सेंट्रीपिटल फोर्स अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से मिलती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स न्यूक्लियस की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिलती है। यू नो दिस थिंग कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो एक बेसिक फोर्स नहीं होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स के अलग अलग कारण होते हैं। इन डिफरेंट सिचुएशंस इट इज ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, राइट। तो जब भी इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का मास है m, वेलोसिटी है v, ऑर्बिट का रेडियस है r, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो गई, mv²/r। बोर्ड्स पोस्टुलेट के अकॉर्डिंगली दिस mv²/r इज इक्वल टू k ze²/r²। ये कौन सी इक्वेशन है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दिस न्यूक्लियस जिसका चार्ज है Ze एंड दिस इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज है E। ये k तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, mv²/r इक्वल टू k ze²/r²। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। m is mass of electron, v is the velocity with which electron is revolving around the nucleus, and r is the radius of nucleus. So इसी फर्स्ट पोस्टुलेट के बेसिस पे ही ये चीज कंफर्म हो गई कि इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट स्टेबल क्यों है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूक्लियस की है, अगर न्यूक्लियस नेगेटिवली चार्ज्ड होता तो ऐसा कभी पिक्चर पॉसिबल नहीं होना था। क्योंकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, यू नो दिस इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। तो इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव है तो टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स तभी लगेगी जब न्यूक्लियस पॉजिटिव होगा, तो राइट। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ड्यू टू द is responsible for the centripetal force, yeah, the centripetal force is due to the electrostatic force. दूसरा पोस्टुलेट बेटा ये है कि ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है। डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होते हैं, लेकिन जहां कहीं भी इलेक्ट्रॉन होगा, मास उसका m है, वेलोसिटी v है, रेडियस r है, तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का, एंगुलर मोमेंटम L से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, वो आता है mvr। जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू nh/2 पाई। इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। दिस h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। कितना वैल्यू है बेटा h का, एनीबॉडी नोज द वैल्यू, 6.6 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और इस एक्सप्रेशन में बताइए n क्या चीज है, m हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v हो गई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r हो गया रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज दिस n? इट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट इज ऑर्बिट नंबर बोल सकते हो आप। इट कैन बी इधर 1 2 3 4, पहले ऑर्बिट में, दूसरे ऑर्बिट में, तीसरे ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन वही होगा जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए, इधर 1h/2 पाई और 2h/2 पाई और 3h/2 पाई। ठीक है, इट कैन नॉट बी एवरीवेयर।
ये दो पास्टुलेट्स हैं बेटा। पहले पास्टुलेट में बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की, कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण होता है, और दूसरे में एंगुलर मोमेंटम की, दैट इज इक्वल टू NH/2 पाई। नंबर 3 इज कि किसी एक ऑर्बिट में तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स्ड है, लेकिन जब भी इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है। इन एन ऑर्बिट, ये मैं लिख लूंगा बिकॉज इन्हीं इक्वेशंस को हमने यूज करना है नेक्स्ट पार्ट में, इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है। इन एन ऑर्बिट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड। किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स होती है, बट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन jumps from higher orbit to lower orbit, it releases energy. It releases energy का मतलब उसकी एनर्जी कम हो जाती है, तो वो जो एनर्जी कम हुई that is released in the form of photons. It releases energy in the form of photon. तो जब भी इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करे, मान लीजिए ये कोई लोअर ऑर्बिट है, ये कोई हायर ऑर्बिट है, लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E1 और हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सपोज E2। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो किसके बराबर होगी? द एनर्जी रिलीज विल बी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिट्स। मतलब जो फोटॉन की एनर्जी होगी, एनर्जी ऑफ फोटॉन h nu will be equal to E2 minus E1। ऐसे लिख सकते हैं, E2 minus E1 equals to h nu। ठीक है, ये तीन इक्वेशंस हैं बेटा, इन्हें तीन पास्टुलेट्स, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। किसकी? बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल की। इन तीनों के बेसिस पे हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। वी कैन कैलकुलेट कि जो ऑर्बिट का रेडियस है कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इन्हीं इक्वेशंस के बेसिस पे वी कैन कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। वी कैन कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। आज हम रेडियस की बात करेंगे सिर्फ, कि कैसे हम रेडियस कैलकुलेट करते हैं, कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और कैसे हम डायरेक्टली कुछ कंक्लूजन्स के ऊपर जंप कर सकते हैं उस एक्सप्रेशन के बेसिस पे। रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट का रेडियस देखो, हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, उन्हीं दो इक्वेशंस को मैनिपुलेट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 आपने ये इक्वेशन याद रखनी है, mv² इज इक्वल टू kze²r²। इस इक्वेशन से v निकाल लीजिए। इस इक्वेशन से रेडियस का एक्सप्रेशन फाइंड करना है, मैं बोल रहा हूँ v निकाल लो। तो इस इक्वेशन से ये r एक कैंसिल कर देना, ये वाला r इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास v² बनेगा kze²/m इंटू r, जिसके बेसिस पे बेटा आप बोलोगे v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ kze²/mr। कुछ नाम दे दो, नहीं भी दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन 3 बोल देता हूँ, 4 बोल देता हूँ, वी हैव ऑलरेडी 3 इक्वेशंस। इसी तरह से अगर इक्वेशन 2 ले लूं, इक्वेशन 2 में हमने लिखा mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई। तो यहां से देखो v कितना होगा, nh/2 पाई mr, nh डिवाइडेड बाय 2 पाई m इंटू r। अब इन दोनों को इक्वेट करो, इक्वेटिंग 4 and 5। बेटा जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास एक ही इक्वेशन ये बन जाएगी। ठीक है, अब सिंस हमने r के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है, थोड़ा इसको सिंपल करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड्स। स्क्वायरिंग करेंगे तो n² h² डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर
m square r square will be equal to kze square by mr. Now you solve this for r. r के लिए बेटा आप सॉल्व करोगे, मैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखूंगा, r आपके पास आएगा n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर करके देखो यहां से। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद भी रखना है न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, बट इसके बेसिस पे कंक्लूजन क्या निकला? पहला कंक्लूजन ये निकला कि r जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर के, जिसका ये मतलब है कि जो डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, these orbits are not equally spaced. The orbits are not equally spaced. The different orbits are in the ratio 14916, क्योंकि n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब ऑर्बिट नंबर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर, मतलब अगर पहले ऑर्बिट का रेडियस 1 मिलीमीटर है तो दूसरे ऑर्बिट का रेडियस 4 मिलीमीटर होगा, तीसरे ऑर्बिट का रेडियस 9 मिलीमीटर होगा। द डिफरेंट ऑर्बिट्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। फिर यहीं पे देखें बेटा, फॉर हाइड्रोजन एटम वी कैन राइट z इक्वल टू 1। ये सभी के लिए कॉमन है, लेकिन अगर हम हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 पुट करें तो r आपके पास आ जाता है n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m k इंटू ई स्क्वायर। बेटा यहां पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं बिकॉज n तो वेरिएबल है, बाकी सारे कांस्टेंट है। 6.6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 34 स्क्वायर, 4 इंटू पाई स्क्वायर 3.14 स्क्वायर। जस्ट आई एम गिविंग एन आइडिया कि ये कैसे कांस्टेंट है। m था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 31 kg। के आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 19 का स्क्वायर भी है। हम सारा सॉल्व तो नहीं करेंगे, बट अगर ये सारा सॉल्व किया जाए तो R आपके पास ये आता है 0.529 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 10, साथ में n स्क्वायर भी है। मीटर में आएगी वैल्यू बिकॉज हमने सारे SI सिस्टम में ही वैल्यू यूज की। 10 रेज़ पावर 10 माइनस ये जो वैल्यू है 10 रेज़ पावर माइनस 10 को हम एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, तो ये R आ जाएगा 0.529 n स्क्वायर। और इट्स बेटर टू राइट Rn इक्वल्स टू n स्क्वायर इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। हाइड्रोजन एटम में किसी भी ऑर्बिट का रेडियस पता करना है तो n स्क्वायर, n हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे अगर पहले ऑर्बिट में रेडियस देखना है तो 0.529 एंगस्ट्रॉम, दूसरे में देखना है तो 4 इंटू 0.529, तीसरे में देखना है तो 9 इंटू 0.529। इन डिफरेंट ऑर्बिट्स द वैल्यू ऑफ n विल बी डिफरेंट। ठीक है, तो ऑर्बिट्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। 0.529 आपके पास आ गई मिनिमम वैल्यू R1, 0.529 एंगस्ट्रॉम, या इसको लिखो 0.53 एंगस्ट्रॉम, सेम थिंग चलेगा इतना। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो हमारी थी पास्टुलेट्स की, उनको यूज करके हमने क्या निकाला? रेडियस। कैसे किया फिर से सुन लो। इक्वेशन 1 से v निकाला, इक्वेशन 2 से v निकाला, दोनों को इक्वेट किया और इक्वेट करके क्या फाइंड किया? r। नाउ दिस इज होमवर्क फॉर यू। सेकेंड कैलकुलेशन करनी है वेलोसिटी के लिए। क्या करोगे? पहली इक्वेशन जो है, पहली इक्वेशन से r निकालो, दूसरी इक्वेशन से r निकालो, दोनों को इक्वेट करो और v निकाल दो। ठीक है, v का एक्सप्रेशन
जो भी आप लाओगे वहीं से हम कल स्टार्ट करेंगे क्लास। ठीक है, आज के लिए इतना कर लीजिए। टुमारो विल स्टार्ट विद द वेलोसिटी, बट विल स्टार्ट विद द एक्सप्रेशन जो आप करके आओगे। फिर से मैं बता दूं, जैसे इस डेरिवेशन में हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन से v निकाला, सेकंड इक्वेशन से v निकाला, इक्वेट किया, फाइनली सॉल्व किया, r निकाला। जब v निकालना है, v का एक्सप्रेशन ढूंढना है, दो ही है यहाँ, v और r, तो पहले दोनों इक्वेशंस में से r निकाल दो, फर्स्ट से भी r निकालो, सेकंड से भी निकालो, फिर उन दोनों को इक्वेट करो और उन दोनों को इक्वेट करके v निकाल लो। ठीक है, इतना कर लीजिए, कल देखते हैं इसके आगे।